अपने गुरुदेव और अपने इष्ट तथा ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रबंधकों को मन से नमन करते हुए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ स्पीच। तो वैसे ही मेरा पहला ये कॉन्फ्रेंस है, तो मेरे को कोई वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर कुछ भूल चूक हुई तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी विद्वानों को नमस्कार करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। कुछ 3 पॉइंट में लेके आया हूँ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत लोग पंचांग को महत्व नहीं देते हैं कि किस पंचांग में आपका जन्म हुआ है, और पंचांग की शुद्धि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा वो मैं बताता हूँ। तो पंचांग में भी जैसे पंचांग के 5 अंग होते हैं: जन्मकालीन योग, जन्मकालीन करण, जन्मकालीन नक्षत्र, वार और तिथि। तो पंचांग की शुद्धि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने यहाँ तक देखा है कि कुंडली में बहुत सारे बड़े बड़े राजयोग बने हुए हैं, पंचमहापुरुष राजयोग बने हुए हैं, लेकिन पंचांग में 2 अशुद्धि सिर्फ होने के कारण वो पूरा लाइफ को इफेक्ट करता है। और इसमें भी 3 जो अंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो नक्षत्र की शुद्धि सब कर लेते हैं। केतु या बुध के नक्षत्र में बैठते हैं जब चंद्रमा, तो गंडमूल का दोष लगता है, ये तो सभी जानते हैं। बाकी जन्मकालीन योग, जिसमें जैसे कि शिव योग, ब्रह्म योग, साध्य योग, वैघृति योग। जैसे कि मान लीजिए किसी स्त्री की कुंडली में किसी का जन्म वैघृति योग में हुआ है, और उनके वैघृति योग का ये फल होता है कि वो वैधव्य योग को उत्पन्न करता है, मतलब कि विधवा बनाने का योग होता है। अब मान लीजिए उनकी कुंडली में उनके पति की आयु है, अष्टम भाव में शुक्र ग्रहों की दृष्टि है, और सप्तम से चतुर्थ में मतलब कि दशम भाव में शुक्र ग्रह स्थित है, तो विवाह का शुभ फल उनको प्राप्त होगा। लेकिन जब वैघृति योग में जन्म हुआ है तो इसके कारण क्या होता है कि दरिद्रता हो जाती है। और मान लीजिए किसी भी कारणवश अष्टम भाव में कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो यहाँ तक देखा जाता है कि वो वैधव्य योग की स्थिति उत्पन्न करता है। उसी प्रकार शिव योग के जो अधिपति देवता है वो रुद्र देवता है। तो शिव योग वाले के साथ मैक्सिमम सभी के साथ मैंने देखा है, मेरे अपने परिवार में भी ऐसा देखा गया है कि उनको कभी भी विवाह करने का मन नहीं होता। वैसे जहाँ तक समाज के लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होते हैं, लेकिन जब विवाह की बात आती है तो वो शिव के समान उनका जीवन होता है। वो भौतिक चीजों से हटकर अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जन्म योग और जन्म करण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म योग कुल 27 प्रकार के होते हैं और जन्म करण 11 प्रकार के होते हैं। जन्म करण में भी जैसे कि विष्टिकरण, भवकरण, शकुनीकरण, तो ये सब करण की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पंचांग की शुद्धि, उसके बाद फिर कुंडली को देखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। जैसे कि वर्णिजकरण, मान लीजिए वर्णिजकरण में किसी का जन्म हुआ है, तो कुंडली देखे बिना आप उसको बता सकते हैं कि आप बिजनेस व्यापार करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी करणों को अलग अलग पशुओं से दर्शाया गया है। जिस प्रकार के पशु पक्षी होते हैं उस प्रकार के जातक का अपना स्वभाव भी देखा गया है। तो पहला पॉइंट तो ये था मेरा कि पंचांग की शुद्धि। दूसरा है भाव चलित का महत्व। भाव चलित एक कुंडली है। भाव चलित जैसे कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो जो उनका लग्न कुंडली होता है वो उस समय क्षितिज में जो राशि उदित हो रही थी उसकी कुंडली होती है, मतलब कि उस कुंडली का जो लग्न राशि है और साथ में ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए हैं, बस हम वो समझ सकते हैं जन्म कुंडली से। बाकी जो भाव चलित कुंडली है, भाव चलित कुंडली यह दर्शाता है कि सभी ग्रह किस किस भाव में स्थित है। तो इसका हम प्रेडिक्शन कैसे करें, इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम 3 कुंडली को लेंगे। एक है जन्म कुंडली, दूसरा है भाव चलित कुंडली और तीसरा है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली को डेस्टिनी कहा गया है, मतलब अल्टीमेटली आप कहां पर रीच करेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड जो परमात्मा में हमें जन्म दिया, तो वो हमारा लग्न कुंडली हो गया, और जो हम बनाएंगे, जो जहां तक हम पहुंचेंगे, वो हो गया नवमांश कुंडली। लेकिन किस रास्ता से हम पहुंचेंगे वो भाव चलित कुंडली दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में नवम भाव में स्थित है, और लेकिन जब उनका भाव चलित कुंडली देखेंगे तो उनके भाव चलित कुंडली में बृहस्पति इनके अष्टम भाव में स्थित है और नवमांश में वो दशम भाव में स्थित है। तो बृहस्पति यहाँ पर धर्म अध्यात्म का ज्ञान को ले रहे हैं नवम भाव से, जो कि भाग्य में वृद्धि करवा रहे हैं, और अष्टम भाव में जाकर वो सिद्धि साधना, उन ज्ञानों को के प्रति अपना सिद्धि साधना का वो भाव रखते हैं, और उस चीज को नवमांश में दशम भाव में जाकर उस चीज को वो प्रीच भी करेंगे समाज में।
तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हैं और तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि विंशोत्तरी दशा में तारा चक्र हुआ। विंशोत्तरी दशा बहुत बार मैंने देखा है कि नवम भाव के स्वामी का दशा चल रहा है। मान लीजिए नवम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इनकी महादशा चल रही है। शुक्र बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है और उच्च के भी हैं, फिर भी जातक को मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता रहता है। इसका क्या रीजन है? जब मैं इसको देखता हूं तो तारा चक्र 27 नक्षत्रों को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जिसमें जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह इनकी कुंडली में विपत तारा में है, प्रत्यरि तारा में है या फिर वध तारा में है, तो जातक को क्या फल प्राप्त होगा? उनके भाग्येश की भी दशा चलती रहेगी, फिर भी उनको भाग्य की प्राप्ति नहीं होगी, उनको अशुभ ही फल प्राप्त होगा। और ज्योतिषी इसको पकड़ने में असमर्थ रहते हैं कि कहां पर से इनको अशुभ फल प्राप्त हो रहा है। तो तारा चक्र को कैलकुलेट उनके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा किसी भी नक्षत्र में बैठे हैं, तो उस नक्षत्र से जिस ग्रह का देखना है, वो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो ग्रह कितने दूर में है, काउंटिंग करना है 1 to 9, उसके बाद पुनः 1 to 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे तारा चक्र को कैलकुलेट करते हैं और इसका अपना उपाय होता है। बहुत सिंपल सा उपाय, जो खुद से करने वाले उपाय हैं वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैं करवाया करता हूँ। जैसे कि विपत तारा में कोई भी ग्रह बैठे हो तो गुड़ का दान करना चाहिए, जिस भी नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित हो। उसी प्रकार प्रत्यरि तारा में नमक का दान करना चाहिए, और वध तारा में काला तिल और स्वर्ण का दान किया जाता है। तो ये तारा चक्र का महत्व हुआ। और बाकी सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा ही देखी जाती है, बट योगिनी दशा, चर दशा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। और दैट्स ऑल, बस यही मैं आप लोगों को साझा करना चाहता था, जो एक्सपीरियंस के आधार पर। थैंक यू, धन्यवाद पवन जी। अब मैं इस सत्र में डॉक्टर एस के शास्त्री